डाई इलेक्ट्रिक, चैप्टर 1 में भी बताए थे कि डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक क्या भाई, तो डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, और आप बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। याद है ना, नॉन कंडक्टर्स में क्या, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। तो बताए थे पहले भी मेथड ऑफ चार्जिंग के समय कि मान लीजिए इंसुलेटर है, रबर है, प्लास्टिक है, प्योर वाटर है, और इसमें अगर हम बैटरी लगा दें ऐसे, तो बताइए क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। कंडक्टर रहता तब ना इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता, फ्री इलेक्ट्रॉन भागता, करंट आता, लेकिन ये तो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो एक छोर से दूसरा छोर जाए और फिर करंट को पैदा करे, समझ रहे होंगे। इंसुलेटर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फ्री नहीं होता है, टाइटली बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है। और इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा सकता है, करंट नहीं आता है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, ये तो आप समझ गए, विच डू नॉट अलाउ, विच, तो दीज आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, फिर से लिख देते हैं अच्छा से, रुक जाइए, these are materials which do not allow, तो allow नहीं करता है, which do not allow charges। अब चार्ज किसका होगा भाई, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो चार्जेस to flow through it या through them, तो यहाँ पे R लिखे हुए तो them लिख दिए। तो these are materials which do not allow charges to flow through them। अब थोड़ा सा और जानना इसमें क्या, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसे ये फिजिक्स में काम नहीं आता है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हम आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, 9th-10th में भी पढ़े होंगे, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में दो होता है, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा, नॉन पोलर, और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए, पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इंसुलेटर, ठीक है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, इस तरह का इंसुलेटर। अब थोड़ा सा समझिए इसमें क्या है कि जैसे मॉडल क्या है जो मन में समझना है, कोई एटम को पहले सोचिए, फिर मॉलिक्यूल को भी सोच सकते हैं। पहले एटम को सोचिए, कोई एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव, अब न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उस मॉडल में एक स्फीयर बनाइए, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, जस्ट मॉडल है, ऐसे सोचेंगे हम लोग, और सब तरफ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का ऐसे मॉडल में मन में सोचिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो एक एटम का एक इमेजिनरी मॉडल हम लोग ऐसे सोचते हैं। अब न्यूक्लियस यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, याद है सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास में क्या बोलते हैं, जैसे कि जहां बॉडी का सारा मास सिचुएटेड होगा, ऐसा पॉइंट, जैसे कि हम लोग का नेवल में हम लोग मान सकते हैं कि पूरा हम लोग का मास सिचुएटेड है, तो कल्पना करते हैं ना, इमेजिन करते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे वहां सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट जहां पूरा हम लोग मास को मान सकते हैं। उसी प्रकार अभी हम सेंटर ऑफ चार्ज बोलेंगे, एक बार बोलेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक बार बोलेंगे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माने कि अगर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है तो एक ऐसा पॉइंट जहां सारा चार्ज को मान सकते हैं पॉजिटिव, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलेंगे तो एक सारा बहुत सारा नेगेटिव चार्ज छितराया हुआ है, एक ऐसा पॉइंट जहां इन सारे नेगेटिव चार्ज को मान सकते हैं। तो अभी नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सब तरफ है, लेकिन हो सकता है कि इन सारे नेगेटिव चार्ज का कैसे सेंटर ऑफ मास होता था, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहीं पे हो, एकदम यहीं पे, ठीक है।
अगर ये स्फेरिकल है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहीं पे आ जाए, न्यूक्लियस ही पे आ जाए, मतलब कि दो केस होता है। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, ये उतना आता नहीं है नॉलेज के लिए, जो आएगा हम लिख देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले नॉलेज के लिए सब चीज पढ़ना है भाई। अब यहाँ पे आप देखिएगा, सेंटर एक होता है ना कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, एक ही जगह पे रहता है, वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एटम। एटम या मॉलिक्यूल, जैसे कि कोई सिस्टम हो, अब एक एटम की जगह बहुत सारा एटम है, मान लीजिए बहुत सारा एटम है। अब बहुत सारा एटम है, अगर मान लीजिए गुच्छा है, बहुत सारा एटम है, मॉलिक्यूल है, आराम समझिए, तो सबका कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियस होगा। तो हमको मतलब है कि थ्योरी है, थ्योरी को समझिए कि सारे पॉजिटिव का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो नेगेटिव चित्र है वह सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक कि एक एटम का या सिस्टम ऑफ एटम्स का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज या तो एक ही जगह पे आए, कोइंसाइड करे, या तो थोड़ा डिस्टेंस पे रहे, थोड़ा दूरी पे रहे, थोड़ा सेपरेशन पे रहे, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी एटम का या सिस्टम ऑफ एटम का एक ही जगह पे रहे, कोइंसाइड करे, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और थोड़ा सेपरेशन पे रहे, सेंटर कोइंसाइड नहीं करे, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये जस्ट थ्योरी है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इसे ही तो 9th-10th केमिस्ट्री में है, ठीक है। हम लोग को उतना काम नहीं है, थोड़ा सा बता दे रहे, फिजिक्स में उतना आता नहीं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो इंसुलेटर है, कितना तरह का होता है, तो दो तरह का, नॉन पोलर और पोलर। क्या लिखता है भाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कि इन दिस बस आपको दिमाग में रखना है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincides with सेंटर ऑफ, चलिए बोलिए, नेगेटिव चार्ज, एकदम याद हो गया होगा, इसमें कोइंसाइड हो गया तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। इसका केमिस्ट्री में एग्जांपल कैसे लेता है, N2O2 H2, समझ रहे होंगे, मॉलिक्यूल में ऐसे एग्जांपल दिया जाता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या बोलता है, इन दिस द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट coincides with सेंटर ऑफ क्या, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक एटम का हो सकता है, या सिस्टम ऑफ एटम आएगा तो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो अभी काम का चीज क्या हुआ अभी हम बताएंगे। अभी आपको बस दिमाग में रखना है डाइलेक्ट्रिक क्या है भाई, तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब वो अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो चार्ज फ्लो थोड़ी करेगा मटेरियल में। कंडक्टर में ना चार्ज फ्लो करता है। तो पहले आराम से इसको नोट कीजिए और ब्रेन में रखिए। डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर ऐसे काम नहीं आएगा। नॉलेज के लिए बताया गया टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चलिए नोट करिए इसको, डाइलेक्ट्रिक तुरंत याद भी हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लिख दें, एग्जांपल लिख लीजिए HCl H2O। एक चीज और बोलेंगे, आपको मन होगा तो ये NCERT का टॉपिक आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। 2.10 होगा, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 NCERT, आपको मन होगा तो आप रीडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। चलिए अब ठीक है, ये हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ क्या प्रॉपर्टी है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो अब एकदम ध्यान से सारा इंफॉर्मेशन को सुनिए। अब नोट में पहला बात क्या है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलर हो या नॉन पोलर, बस डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। तो बहुत सारा एटम है,
तो एटम को सबसे पहले या मॉलिक्यूल को, अब एटम या मॉलिक्यूल डाइपोल है। अभी डाइपोल माने क्या, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, डाइपोल दो गो पोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यही ना बोलता है डाइपोल। तो एटम भी एक तरह का डाइपोल है, मॉलिक्यूल भी एक तरह का डाइपोल है, ठीक है। तो एटम या मॉलिक्यूल को डाइपोल भी बोलते हैं, और उसको हम लोग डाइपोल याद है ऐसे दिखाते थे एरो से, तो एटम या मॉलिक्यूल को ऐसे एरो से दिखा देंगे, डाइपोल मोमेंट याद करो। और इधर नेगेटिव मान लेते हैं, याद करो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बताए थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इधर माइनस होता है प्लस होता है। पहले इस चीज को याद करो तुम, कि अभी लगातार जो हम एटम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एटम को मैं ऐसे ड्रॉ करेंगे, एरो बना देंगे, तो ये तुम समझ जाना कि एटम है अंदर या मॉलिक्यूल है अंदर, और इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की तरह होगा। अब मान लो कि हम पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेते हैं शुरू में, अब इसके अंदर तो एटम होगा, ठीक है, इसके अंदर तो एटम होगा, तो हो सकता है कि अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो सब एटम ऐसे ऐसे छितराया हुआ है, अगर पोलर है सॉरी, ऐसे ऐसे छितराया हुआ, सब जिग जैग में छितराया हुआ, सब एटम बना रहे हैं। अब शुरू में कोई डाइलेक्ट्रिक है, बहुत ही ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, और सब एटम इधर उधर छितराया हुआ है। अब शुरू में हम पूछे तुमसे कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट, तो तुम फट से बोल देगा सर जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट आपका छोटा पी, याद है ना, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट छोटा पी जीरो होगा, ठीक है, बहुत आसान। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, साफ पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, और सब जिग जाएगा, सब एक दूसरा को कैंसिल कर दिया, वेक्टर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सब एक दूसरा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का अभी जीरो है, और कहीं कुछ भी नहीं है। मजा तो तब आएगा जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। अब यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, अब इसी को सेकेंड पॉइंट में एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक, यही समझना है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट नाम दे देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई नॉट, ठीक से लिखना ई नॉट, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। अब चलो मजा आएगा, देखो क्या, अब यहाँ पे ई डाइलेक्ट्रिक है, मान लो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारा एटम्स है, सब इस तरह से जिग जैग है, इतर बितर है। अब हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। अब तुम सोचो और बताओ क्या होगा। जैसे ही तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जितना भी डाइपोल है, ये डाइपोल है, इस सब पे एक टॉर्क लगेगा। याद करो पढ़ाए थे कि जब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग एक डाइपोल रखे थे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्या हुआ था, फोर्स लगा था पहले इस पे F बराबर क्यू ई, याद है, और इस पे टॉर्क लग गया था, इधर ऐसे कराटे इधर ऐसे, घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आना चाहता है। ये जो डाइपोल था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव आता है, ये डाइपोल तिरछा है तो ऐसे सीधा हो जाएगा। किसके प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, क्योंकि डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में क्या लगता है, टॉर्क लगता है। देखना बहुत तोड़ तोड़ के बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छूट ना जाए, तुम्हारे दिमाग में जाए कि अच्छा हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डाइपोल्स आएगा, और एटम भी डाइपोल है भाई, एटम क्या बताया, शुरू ही में बताया कि डाइपोल है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी क्या है, डाइपोल है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे, और वो फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा और इसको अलाइन करेगा। अलाइन बोलते हैं, अलाइन, देखना ये वर्ड यूज करेंगे, अलाइन, अलाइन करेगा, ऐसे करके ये अलाइन कर गया, समझ में आ रहा होगा, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में निर्धारित हो गया। देखना बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो कोशिश करेगा, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं, जस्ट मॉडल ब्रेन में रखना है कि इन सब पे टॉर्क लगा और कुछ सजने का कोशिश करेगा, ऐसे देखो कैसे अलाइन कर गया।
ये बोलते हैं कि ये जो ऐसा था अब वो धीरे धीरे सजने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब अलाइन करने लगा। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, उतने ज्यादा अलाइनमेंट होगा। और अभी याद रखना, अलाइनमेंट माने क्या, एक दिशा में निर्धारित होना, सजना। और अलाइनमेंट को ही बोलते हैं पोलराइजेशन, बोलते हैं पोलराइजेशन हो रहा है। सब लिख देंगे, पहले सुनते रहो। पोलराइजेशन हो रहा है मतलब एटम एक दिशा में सज रहा है। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है, डिक्शनरी खोलोगे ना, अलाइनमेंट और पोलराइजेशन का मतलब कोई चीज जब एक दिशा में सज जाए, अरेंज हो जाए एक दिशा में, तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट या पोलराइजेशन। यहां पे अलाइनमेंट या पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एटम्स का, डाइइलेक्ट्रिक एटम्स। अब वो या तो पोलर हो या तो नॉन पोलर हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से धीरे धीरे समझिएगा कि अलाइनमेंट हो रहा है, ऐसे अलाइनमेंट हो गया। बोलो कैसा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ऐसा हो गया। तुमको मॉडल दिमाग में रखो, फिर हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अब सोचो हम क्या बताए थे, माइनस और प्लस, तो इधर माइनस प्लस, तो इधर वाला तुम देखो, यहाँ वाला प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। लेकिन ये पीछे वाला जो टेल है, इसका माइनस यहाँ दिखा देते हैं, और ये यहाँ वाला जो हेड है वहां प्लस दिखा देते हैं। मतलब सरफेस पे, दोनों तरफ के सरफेस पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वेरी गुड, इंडक्शन हो रहा है। ये हम शुरू में बताए थे एक बार कि पेपर वाला एग्जाम्पल, कि पेपर इंसुलेटर है, उसका भी अलाइनमेंट होता है। तो अब यहाँ पे कब, जब कॉम को हम लोग रगड़ के पास लाए थे, तो पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों, इंडक्शन। तो ये एक तरह का इंडक्शन ही हो गया। क्यों इंडक्शन हो गया, अलाइनमेंट के कारण। किसका, अलाइनमेंट ऑफ एटम्स, अलाइनमेंट ऑफ एटम्स, जिसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो बहुत धीरे धीरे अभी 10 बार बोलेंगे, ताकि तुम कुछ लगे कि एकदम ज्यादा। अब ये जो समझ में आ रहा है, नेगेटिव और ये क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। और बीच वाला तो सब कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सिर्फ सरफेस पे चार्ज आ गया। तो यहाँ पे सरफेस पे चार्ज आ गया, चलो माइनस और ये प्लस, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस, मान लो लिख दे क्यू आई। आई का मतलब इंड्यूस्ड चार्ज, कुछ बुक क्यूपी भी लिखता है, मतलब इसको या तो क्यू आई से डिनोट करेंगे या क्यूपी। अब आई का मतलब इंड्यूस्ड, या पी माने पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, याद रखना। कॉन्सेप्ट को समझो, इंड्यूस्ड चार्ज, और यहां आ गया प्लस क्यू आई, मतलब सरफेस पे चार्ज आ गया। तो एक बार पहले जो बात हम बोले उसको एक बार पहले लिखते हैं, जो बात बोले उसको लिखते हैं कि भाई व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लिख रहा है सेकेंड पॉइंट का, यहाँ आ रहा है। पहले इसको नोट करना, फिर इसको नोट करना, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दिए कि इंड्यूस चार्ज को या तो क्यू आई से डिनोट करते हैं या क्यू पी से। तो क्या क्या हम लोग किए, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in external electric field, then charges are induced on its surface, जो कि दिख रहा है चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। तो चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसको पोलराइजेशन दिखाते हैं। तो चार्ज इंड्यूस्ड हो गया ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटम्स। तो अभी और समझाएंगे। पहले तुम समझ गए कि डाइइलेक्ट्रिक में शुरू में मान लो मॉडल को समझो कि सब एटम ऐसे डिसअरेंज है, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे सब अरेंज हो गया, और एक तरफ माइनस क्यू आ गया, एक तरफ प्लस क्यू आ गया, ठीक है। एक तरफ माइनस क्यू आ गया, क्यों आया समझाए, अरेंजमेंट के कारण आ गया। और ये जो माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई है, आई का मतलब क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, सजने के कारण इंड्यूस्ड चार्ज आ गया सरफेस पे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, पहले जगह नहीं है तो कॉन्सेप्ट बताएंगे। थर्ड नंबर 1 2, और इसको भी लिखो पहले। चलो बहुत अच्छा। तो जब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चलिए अब इधर देखिए,
देखो अभी सब बात बताएंगे, पहले ध्यान से सुनो। थर्ड बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, यही काम आएगा, यही मेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कि मान लो फिर से थोड़ा बड़ा बना दिए, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। अभी तो बस इंसुलेटर है, कोई रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, और इसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए ई नॉट। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम लोग रख दिए, ठीक। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नॉट, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके कारण अलाइनमेंट हो गया एटम्स का, जिसके कारण एक तरफ माइनस आया और एक तरफ थोड़ा सा प्लस आया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चल जाएंगे उतने माइनस और प्लस बढ़ते जाएगा, क्योंकि उतने अलाइनमेंट होते चल जाएगा, ठीक है ना। तो बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अलाइनमेंट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चल जाओगे उतने अलाइनमेंट बढ़ते जाएगा। अब होता क्या है ना कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के अंदर जन्म लेता है प्लस से माइनस की ओर, जिसका नाम है ई आई। ये तो बड़ा है, ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम समझ गए, ई नॉट, उसमें रखे, अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट होने के कारण चार्ज आया, एक तरफ आया माइनस क्यू आई और एक तरफ प्लस क्यू आई। अब ये जो चार्ज आया क्यू आई, इधर अंदर प्लस से माइनस की और एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो अब यहाँ अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? दो। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई किए थे, और एक इंड्यूस्ड चार्ज आने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया प्लस से माइनस, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तुम लोग ऐसा पहले भी सुन चुके हो कंडक्टर में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लेकिन होता क्या चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट बड़ा होता है और ई आई छोटा होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई आई। जैसे कि मान लो कोई ब्लॉक है, इधर बड़ा फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और इधर छोटा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो नेट क्या होगा? 100 माइनस 20, 80 इधर की ओर। तो वही ई नॉट माइनस ई आई, ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो बाबू लिखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, बताओ जल्दी से, क्या? ई नॉट माइनस ई आई। अच्छा फिर से एक बार बताना, ई नॉट क्या था, याद है ना? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई किए, एक्सटर्नल ऐसे लिख देते शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई आई क्या था भाई? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो जन्म लिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार फिर से बोल के सुनाओ। पहला बात, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखें, ठीक है। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? अलाइनमेंट हुआ। अलाइनमेंट हुआ किसका? एटम्स का, ठीक है। दूसरा बात, फिर क्या हुआ भाई? चार्ज आ गया सरफेस पे। क्यों आया वो भी बताइए, इधर माइनस, इधर मुंह पे प्लस। तो चलो कैसा चार्ज आया भाई? तो इंड्यूस चार्ज आया। तीसरा बात, इंड्यूस चार्ज आया तो फिर क्या हुआ भाई? चौथा बात, इस इंड्यूस चार्ज के कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लिया, ई आई, जो कि अपोजिट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या हुआ भाई? पांचवा बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई नॉट माइनस ई आई। तो ये जो लाइन से हम बोले ना, पांचों बात को बाबू पहले दिमाग में रखो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नॉट माइनस ई आई। चलो ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बताओ, इसी का कॉन्सेप्ट है कि इसको लिखते हैं ई नॉट बाई के, कॉन्सेप्ट है, यहां लिख देते हैं। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट माइनस ई आई, यही बराबर होता है ई नॉट बाई के, कॉन्सेप्ट है, याद करना है। के क्या चाहिए भाई? तो बड़ा के है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कूलम कॉन्स्टेंट नहीं, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या चीज है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो, वाटर का बताए थे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, मतलब हर इंसुलेटर के लिए कांस्टेंट होता है के, वो दिया रहेगा, रबर के लिए कुछ, प्लास्टिक के लिए कुछ, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर इंसुलेटर के लिए कांस्टेंट होता है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं दोस्त, वो तो अलग बात, हम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं बहुत। हर इंसुलेटर के लिए कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का याद कर लो खाली 81, बाकी न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा।
तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट माइनस ई आई, और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है ई नॉट बाई के। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद करना एकदम कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के। इंसुलेटर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। और क्यों होता है, बहुत अच्छा से सारा चीज बताया जा रहा है। चलिए अब डाइलेक्ट्रिक, अब एक और बात हम बोलेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट एकदम याद कर लेना। तीन तो बात हो गया, एक चौथा बात था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये बात हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, कंडक्टर वाला बात, कि जब कंडक्टर को द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, कोई भूला नहीं होगा कि जब हम लोग एक कंडक्टर को, अभी इंसुलेटर नहीं कंडक्टर, जब एक हम लोग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, याद आ रहा है ना, ये हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में, अभी वीडियो दोबारा भी देख सकते हो तुम। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि जब एक कंडक्टर को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन भागने लगता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन भागता है तो इधर आ जाता है धड़ धड़ बहुत सारा नेगेटिव। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट है, अब इधर धड़ धड़ नेगेटिव, इधर आ जाता है प्लस। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ये जस्ट हम एक रिवीजन करा रहे हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो ई माइनस और ई प्लस क्यों आता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस और माइनस के कारण ऐसे आया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोलते हैं ई आई। लेकिन कंडक्टर में जितना ई नॉट होता है उतना ही ई आई होता है, और दोनों अपोजिट है, कैंसिल होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन इंसुलेटर के अंदर जीरो नहीं होता है, ई नॉट बाई के होता है, रिड्यूस होकर जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसमें ई आई कम होता है, क्योंकि अलाइनमेंट कम होता है, ठीक है। तो रीजन याद रखना। फिर से अगर हम तुमसे सवाल पूछे, कोशिश करो तो, कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पे माइनस और प्लस चार्ज क्यों आता है, तो आंसर है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम पूछते हैं सवाल, आंसर देना। इंसुलेटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटम, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटम। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के। तो ये बहुत अच्छा से बोल दिया गया सारा बात को, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन हम लोग को लिखना है, पहले इसको नोट करो, चारों ही कॉन्सेप्ट था बाबू, ये दोनों तो एकदम याद कर लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए फिर बताएंगे एप्लीकेशन, नोट कर लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है वो, तो बस एक बार तुम्हारे दिमाग में घुसने का देरी है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई नॉट क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग बाहर से अप्लाई किए हैं। चलिए अब कुछ डेफिनेशन, क्या होता है पोलराइजेशन, अभी बताए थे ना, क्या होता है पोलराइजेशन, तो इट इज प्रोसेस ऑफ, क्या बताए थे, अलाइनमेंट। याद है ना कैसे अलाइन हो गया, सब डाइपोल छितिर भी था, सज गया, कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तब। तो इट इज प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक एटम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का समझ गया होगा दोस्त। अब देखो ये तो हो गया पोलराइजेशन का डेफिनेशन। पोलराइजेशन क्या एक प्रक्रिया है जिसमें एटम सज जाता है, कब, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम लोग। चलिए एकदम याद हो गया होगा। फिर है पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर, कैपिटल पी,
क्या है भाई, इट इज इंड्यूस्ड, इट इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो क्या बताए थे, अब तो एकदम रटा गया होगा तुम लोग को कि भाई एक डाइलेक्ट्रिक है, उसको रख दिए शुरू में मन में, देखो अपने आंख बंद करके छितिर भीतर है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, सब एटम, मतलब सब नहीं बोलना चाहिए, कुछ एटम सज गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही दर्शा दो, कुछ एटम सज गया जिसके कारण इधर नेगेटिव आ गया थोड़ा, इधर थोड़ा पॉजिटिव आ गया, अच्छे से बना लो, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा हो गया और सजेगा, क्योंकि तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन क्या चीज मटेरियल पर डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अलग अलग होगा, क्योंकि अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना टाइटली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन, इस पर डिपेंड करेगा। अब चलो इधर क्या आया था बाबू, माइनस क्यू आई, इधर क्यू आई बताए थे ना, आई माने इंडिविजुअल। मान लो इसका दूरी डी है, अब दिख तो रहा नहीं हम लोग को कि ये कैसा क्यूबॉइड है, जैसे कि मान लो ये ले लिया, अब यही डाइलेक्ट्रिक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसको अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम ऐसे रख दिए तो ये जो डिस्टेंस डी हो गया, अब लेकिन जो एरिया है, फेस एरिया तो दिखेगा नहीं, तुमको तो सामने ये दिख रहा है, इधर तो दिख नहीं रहा है फेस एरिया, तो लेट अस सपोज कि फेस एरिया जो दिख नहीं रहा है फिगर में, ये है। अब क्या बोला भाई, जो बड़ा पी है डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट छोटा पी पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट, पी आई भी लिख दो यहाँ, पी आई डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बटा वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को लिख सकते हैं एडी, कितना बार बताए हैं, एडी इसका फेस एरिया ए, डिस्टेंस दी तो ए डी, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये इंटू ए दिया हुआ है, हाइट इंटू ब्रेथ ए है, ये हो गया लेंथ से इंटू, तो ए डी, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एडी। अच्छा पी क्या होता था, छोटा पी क्या होता था, पोलराइजेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन, क्यू डी, क्यू याद है ना, तो सबको याद है कि डाइपोल मोमेंट होता था क्यू डी, चार्ज इंटू सेपरेशन, डी डी कट गया तो यहाँ आ गया क्यू आई बाई ए। अब बताओ याद होगा, चार्ज बाई एरिया क्या था, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज बटा एरिया, तो पोलराइजेशन वेक्टर बड़ा पी आपका सिग्मा आई आ गया, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर, इसका मतलब कि सोचो ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने सरफेस पे ज्यादा चार्ज का, उतने ज्यादा अलाइन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन पहले नोट करो।